हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी क्लैट पीजी एजुकेटर मंजरी सिंह। सो क्लैट पीजी 2024 इज गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 3rd of December 2023। ऑलरेडी हम कई सारी स्ट्रैटेजीज इस पेपर को क्रैक करने के लिए डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लेके आ चुकी हूँ कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द क्लैट पीजी 2024। नाउ what arises the question here is कि अब हमारे पास जितना टाइम बचा है, ठीक है, उसको हम कैसे मैनेज करें। हर एक स्टूडेंट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपनी चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कर पाए कि वो अपना एम अचीव करे। ठीक है, मान लीजिए बहुत से लोग होंगे जो कोचिंग कर रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। सेल्फ स्टडी वालों के लिए ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट कोचिंग वालों के साथ ये हो सकती है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें लगता है हम डेली कोचिंग तो जा रहे हैं, हम पढ़ तो डेली रहे हैं, बट द पॉइंट हियर कम्स इज कि आप जो डेली पढ़ रहे हो, वो जो डेली पढ़ना है क्या वो सही है? ठीक, ये क्वेश्चन है। आप जो डेली पढ़ रहे हैं, क्या वो टाइम जो आप दे पा रहे हैं, क्या वो हेल्प करेगा मुझे इस पेपर को क्रैक करने में? देखो, पढ़ता हर कोई है, पेपर आप बैठ रहे हो, जितने लोग क्लैट पीजी 24 में 3rd दिसंबर को बैठने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है कि 4000 का फॉर्म भरने के बाद थोड़ा बहुत तो हर कोई पढ़ के गया होगा। ठीक है भाई, उनकी एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर जिनको मतलब ही नहीं है कि बस पैसे बर्बाद करने हैं, ठीक, बट थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन लेके जो गया है वो पढ़ा होगा, पढ़ के ही जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि आप अगर पढ़ के जा रहे हो, क्वेश्चन या हियर कम्स कि कैसे पढ़ के जा रहे हो। सिलेक्शन हमेशा कैसे होता है? कौन बेस्ट पढ़ के गया है, किसकी स्ट्रैटेजी बेस्ट थी, किसने सही डायरेक्शन में अपना पूरी तैयारी को रखा। ठीक है, तो हम आज डेली टाइम टेबल, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू गाइज द डेली टाइम टेबल फॉर द क्लैट पीजी 2024। आप इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हो, एंड देन ये एक आइडल टाइम टेबल होगा विच आई विल रिकमेंड, एंड देन उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वैसे मैंने पिछले वीडियोज में भी थोड़ी बहुत बात करी है टाइम टेबल के रेफरेंस में कि आप अपना क्या प्रॉपर प्लान फॉलो कर सकते हो, लेकिन आज हम पर्टिकुलर टाइम टेबल पर ही बात करेंगे। अभी तक तो बातों बातों में बता दिया, अब हम स्पेसिफिकली आज इस वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, सो मूविंग फर्दर टू द वीडियो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में आगे बात करूंगी। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब्राहम लिंकन के वर्ड्स हैं ये। आप अगर अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, आपको किसी पंडित को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हो। हमेशा कहा जाता है हमारी हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। डेफिनेटली दिस इज ट्रू। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में लिखा हुआ है कि हाँ मुझे ये मिलेगा, हाँ मैं इस पद पर जाऊंगा, मैं ये नौकरी करूंगा, बट when I am not doing my hard work for gaining that post, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम नहीं होने देगा। सीधी सी बात है ना। आपके हाथ में जो लिखा होता है वो होता तो है, बट समवेयर वो डेस्टिनी सिर्फ नहीं होती। इट इज ऑलवेज योर हार्ड वर्क प्लस डेस्टिनी, एंड ऑलवेज यू गेट द बेटर थिंग। हमेशा ये नहीं होता हम जो अपने बारे में सोच रहे हैं वो बेस्ट सोच रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट लिखा होता है, ये आपके अंदर ये होना चाहिए अप्रोच कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बट अभी जो फिलहाल के लिए हमें जो चाहिए, थोड़ा तो उस पर मेहनत करनी चाहिए ना। तो अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो पंडित को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। आज जो आप क्रिएट करोगे, आज जो आप पढ़ोगे, आज जो आप बनाओगे, वही फ्यूचर में आपको रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। ये एक लॉन्ग जर्नी होती है, दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्ट जर्नी। जो आपकी सक्सेस होती है ये बहुत लंबी जर्नी होती है, उसके बाद आपको सक्सेस दिखाई देती है। आपको अपनी मेहनत एक लेवल पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में आती है कि मैंने ये किया था, आज उसका फल मुझे मिल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इस अच्छी बातों के साथ बढ़ते हुए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। जब आप एक डेली टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं तो यू नीड टू नो कि भाई मेरे पेपर में आने क्या क्या वाला है। आपको मालूम है कि आपका एक ही लॉ का पेपर है, ठीक है, आपका कोई इंग्लिश नहीं आ रहा, आपका कोई जनरल नॉलेज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। ये तो एक अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि लॉ के बेसिस पर तो पेपर निकालना ईजी हो जाता है। बट अगेन द पॉइंट कम्स, जितने लोग बैठ रहे हैं सबको तो लॉ है ना, सबके लिए लॉ है, सबको लॉ देना है, और सब LLB करके आए हैं, तो लॉ में तो हर कोई अच्छा होता है जो लॉ पढ़ के आया है। अब मामला क्या है,
अब मामला यहाँ पर ट्विस्ट होता है कि कौन सा पेपर किसका अच्छा है, कौन सा पेपर किसका अच्छा नहीं है। ये बनता है ट्विस्टिंग पैटर्न आपके सिलेक्शन में, और ये आपके अलावा कोई और जज नहीं कर सकता। यहाँ बैठ के मैं नहीं बोल सकती कि आपका ये वीक है, तो एक का वीक है तो दूसरे का स्ट्रांग भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बिजनेस लॉस की बात करूं, तो मैक्सिमम लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों को वो पढ़ने का मन नहीं करता। बट अब मैं ये कहूँ कि हाँ नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर किसी का नहीं करता। देयर इज सम पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द पीपल ना, जो बिजनेस लॉस पढ़ रहे हैं और जो एलएलएम भी करने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको बिजनेस लॉस में स्पेशलाइजेशन चाहिए एंड बिकॉज दे वांट द प्लेसमेंट। बहुत ही क्लियर फंडा है ये, ठीक है। सो व्हाट इज द सिलेबस, मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई मोटे मोटे तौर पर दीज आर द लॉज विच दे आर गोइंग टू आस्क। नेक्स्ट अगर कुछ सरप्राइज लेके आते हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइज, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है यार ये तो दिया ही नहीं था सिलेबस में, ये तो सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं किया था। बेटा यू हैव टू बी वेरी मच मैच्योर एट दिस लेवल। ये क्लैट पीजी का पेपर है, लॉ पढ़ रहे हो, लॉ एक बहुत बड़ा टर्म है। इट नेवर इंक्लूड्स 1 or 2 or 3 or 4 subjects. It never includes the limited 10-20 subjects. It includes all the दुनिया भर के लॉज। तब दुनिया भर के लॉज में उनका जो मन करेगा वो पूछ सकते हैं। मेजरली तौर पे दे हैव मेंशन्ड, आपको जो प्रीवियस या पेपर्स हैं आपको उससे पता चल पाता है, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू टेक अ स्टेप। समझ आ रहा है? एक दो अगर कुछ अलग से आ भी गया तो हो सकता है करंट में रहा हो, तो वो तो आपकी गलती है अगर आपको नहीं आता था कि आप करंट से अपडेटेड क्यों नहीं थे। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछेंगे। अगर कोई अलग एक्ट पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब उसके इस प्रोविजन को मान लीजिए एमटीपी रूल्स में वो पूछ रहे हो, 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिया और बोल दिया कि इनमें से कौन सी कैटेगरी विमेन की है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। रूल 3B में, एमटीपी एक्ट के रूल 3B में विमेन की ये चारों में से कौन सी कैटेगरी है जो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब उसके लिए आपको कहना, आप कहोगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कोर्स में लिखा ही नहीं था। बट हियर कम्स द क्वेश्चन कि जो केस आया नया लास्ट ईयर, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, अभी एक रिसेंट केस आया है जिसमें रेप सर्वाइवर के लिए बात करी गई है अबॉर्शन की, तो उनके चलते आपका ये जो प्रोविजन है फेमस हुआ ना। तो अब जो प्रोविजन उस पर्टिकुलर केस लॉ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज में जो भी आपके केस लॉज, जो भी आपके प्रोविजन डील करे जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ वी आर सेइंग कि एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी में हमने सुचित्रा श्रीवास्तव का केस पढ़ा, क्यों? क्योंकि कोर्ट ने मेंशन किया है। तो इसी तरीके से जितने भी केस लॉज कोर्ट रेफर करती है आपको वो भी पढ़ना है, प्लस जो प्रोविजन बताया गया है वो भी आपको देखना है, नो मैटर आपके सिलेबस में है या नहीं है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस से बाहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट था, चाहे एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हो या फिर अभी जो रेप वाला केस आया था, दोनों में आर्टिकल 21 से कनेक्ट किया गया है, दोनों में आर्टिकल 14 से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इफ दे आर कनेक्टिंग दिस, तो ऑब्वियस सी बात है बेस क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं थोड़ी ना भाग सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो आ ही रहा है ना, ये तो मेजर है ना, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो इज कि मेजर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो मैंने कई बार रिपीट किया है, यू नीड टू नो दिस सब्जेक्ट। आप इसको स्किप करके जा ही नहीं सकते हो। अगर आप इसको स्किप करके जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर लूजिंग 35 to 40 मार्क्स स्ट्रेट, 35 to 40 मार्क्स स्ट्रेट। एंड देन अगर इससे लिंक करके किसी सब्जेक्ट को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ लिंकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द एनवायरमेंट लॉ, अगर लिंक करके दे दिया भाई तो बड़े आराम से आपके 50 नंबर आप खो रहे हो, समझ रहे हो। 50 नंबर्स मैटर्स अ लॉट, 50 मार्क्स मैटर्स अ लॉट, समझ रहे हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिल्कुल करना ही करना है। तो अब मैं बताऊंगी अभी कैसे कैसे करने हैं। मेजर एक बार देख लो, क्रिमिनल मैंने मेजर ये अपने हिसाब से रखा है, मेजर माइनर ये आपको एनएलयू कंसोर्शियम नहीं बताता है, ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ईच ईयर। क्रिमिनल लॉ से बहुत पूछे जाते हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत पूछे जाते हैं, क्रिमिनल लॉ से थोड़े कम, जूरिस के भी क्वेश्चन दिखते हैं, पीआईएल के भी दिखते हैं, आईपीआर का दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट का दिखता है, ठीक, ये तो है ही।
एडमिन का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता एडमिन और कॉन्स्टिट्यूशन को अटैच करके पूछ लें, समझ रहे हो आप, 1921 को लिंक करके पूछ लें, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे कुछ दे दिया, अब क्या ही बताओगे एडमिन में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आ रहा है, ठीक। टॉर्ट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फैमिली लॉ में डेफिनेटली होना तो चाहिए, बट माइनर इसलिए रखा है क्योंकि ये एज सच जितना अगर प्रीवियस ईयर पे इनका पैटर्न देखा जाए तो फैमिली लॉ को लेके ये बहुत ज़्यादा नहीं सीरियस हैं, सीरियस इन द सेंस कि ये बहुत स्ट्रेट टॉपिक आपसे पूछ रहे हो, जो मेजर टॉपिक्स हम पढ़ते हैं फैमिली लॉ में, ठीक है। टैक्स लॉ पूछा जा भी सकता है, नहीं भी। इन्वायरमेंटल लॉ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ को बहुत चीज़ों से रिलेट करते हैं, इसलिए माइनर में इसलिए रखा है क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसको सिर्फ पढ़ने बैठ गए ना तो आप काफ़ी चीज़ें लूज कर जाओगे। Therefore, I have kept this subject in the minor because जिसकी जैसी तैयारी है वो उस हिसाब से इस पेपर को टैकल करेगा, ठीक है। अगर मैं मेजर में रख देती तो हो सकता है आप सबसे पहले एनवायरनमेंट उठा लेते, तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। आपको समझना है कि मेरे पास कितना समय है। प्रॉपर्टी में एक बार क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, अगर टाइम है तो पढ़िए। कंपनी लॉ में पूछा जाता है, पढ़ लेना है, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा। लेबर और लैंड लॉस कुछ नहीं कह सकते आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डाइसी यहाँ पर मामला आ जाता है। अब मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए, यू नीड टू डू दैट, व्हाट यू हैव टू डू इज द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी है बच्चे, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे बैठ के मैं हर एक के लिए नहीं कह सकती कि भाई तुमको ये तो करके ही जाना है, हाँ मेजर जो है उनको बोल दिया, बट अब माइनर में किसी का स्ट्रांग हो सकता है, किसी का कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको उस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मान लीजिए देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी एंड देयर इज अ पर्सन सी, ठीक है। जो ए है वो इन्वायरमेंटल लॉस को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, बी को नहीं आता है, सी को थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। अब ए को मैं यहाँ पे क्या कहूंगी कि बेटा अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छे से रेडी है तो आप बाकी के माइनर्स पे ध्यान दो और इसको थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करते रहो। बी से कहूंगी कि अगर आपके बाकी सब्जेक्ट हो गए हैं तो आप इस पे आओ और डेली इसको पढ़ो, या फिर साथ में कोई और सब्जेक्ट चलाओ और साथ में थोड़ा थोड़ा इसको भी करते रहो क्योंकि काफी सारे एक्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट में। सी से कहूंगी तुमको थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो तुम भी ये करो कि एक सब्जेक्ट साथ में चल रहा हो उसके साथ इसको चलाते रहो, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, इनको जो साथ में इन्वायरमेंटल लॉ चलाना है ये आधा घंटा भी देंगे तो चलेगा, इनको बिल्कुल नहीं आता तो ही नीड टू गिव 2 आवर्स फॉर इन्वायरमेंट, एंड इनको थोड़ा बहुत आता है तो ही कैन गिव 1 आवर, समझ रहे हो ना, टाइम का यहाँ पे आएगा क्योंकि मेन जो खेल है वो टाइम का ही है। तो अब आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी पहचाननी पड़ेंगी क्योंकि बिना आप आइडेंटिफाई करे कैसे उस पर वर्क करोगे भाई, मैं नहीं बता सकती। हाँ मैं तब बताऊंगी जब आप पर्सनली मेरे टच में हो, आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप हमारे यहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मुझे पता तब चलेगा, आप अगर हमारे बैच के पार्ट हो, बट आप अगर नहीं पार्ट हो तो फिर मैं नहीं बता सकती ना, तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज जो दिमाग में आपको रखनी ही रखनी है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। क्या, जब टाइम टेबल हमें बनाना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए हमें कवर क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पर फंडामेंटल्स, ठीक है। अब ना व्हाट इज दिस फंडामेंटल, तो फंडामेंटल यहाँ पर ये है कि जब आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बेसिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आप अगर आर्टिकल 21 पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 की शुरुआत कहाँ से हुई। इफ यू आर स्टडिंग, ठीक है, सीआरपीसी अगर आप पढ़ रहे हो तो सीआरपीसी में आपको मालूम होना चाहिए कि अरेस्ट पे अगर कोई केस आया है तो अरेस्ट प्रोसीजर दिया कहाँ हुआ है, अरेस्ट के लिए अरेस्टी की राइट्स क्या क्या होती हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स पे आपको ध्यान देना है, एडिटोरियल्स पे ध्यान देना है। अब मैम एडिटोरियल क्यों, अभी तक तुम सुन रहे थे जजमेंट हमारे लिए काफ़ी है, रिसेंट जजमेंट कर लिया, लैंडमार्क जजमेंट्स कर लिया। एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप देखोगे क्लैट पीजी का पेपर तो कई बार वो सिर्फ और सिर्फ केस लॉ से एक्सट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट कई बार किसी डिबेट से उठा ले रहे हैं, कभी कहीं पे डिस्कशन कुछ हुआ है वहां से ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई 5 जजेस का बैठ के डिस्कशन ही हुआ है, उस दौरान जो बात हुई वही उन्होंने उठा लिया, या फिर किसी का बहुत अच्छा एडिटोरियल आया था वहां से ले लिया। डेफिनेटली दे कैन टेक द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनीवेयर। क्यों,
क्योंकि वो आपसे लॉ रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं। अगर लॉ रिलेटेड मटेरियल उनको कहीं पर भी मिल गया तो दे कैन आस्क यू, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते हैं। रीसेंट जजमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि रीसेंट जजमेंट जो आए हैं वो आपको कवर करने ही करने हैं, इसमें आप भाग ही नहीं सकते हो। कितना कवर करना है? 2023 पूरा करना है और 2022 का सिर्फ चुनिंदा, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन यू नीड टू कवर, जो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। उसमें कुछ केस लॉज होते हैं जो साल भर के 22 के वो कर लिए और 23 में हर महीने का जो भी इम्पोर्टेंट है मंथली वाइज वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। अमेंडमेंट, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितने अमेंडमेंट रिसेंट में हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब अमेंडमेंट तो कोई बहुत तेजी से नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो बहुत धीरे धीरे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के तो आपको अभी 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो आपको लास्ट के 5 अमेंडमेंट्स तो पता होने चाहिए, ठीक है। 5 अमेंडमेंट्स लास्ट के आपको मालूम हो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में लास्ट हुआ, ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। 2013 वाला पता हो, जो मेजर होते हैं उसके बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, 13 वाला, 18 वाला, और अभी होने जा रहा है, ठीक है, इसलिए और आपको ध्यान रखना है। माइनर के कुछ एक्ट्स होते हैं जिसमें हुआ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एमटीपी एक्ट का नाम लिया 2021 का, तो उसमें 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। आप 23 में अगर पेपर देने जा रहे हो तो 2021 कोई बहुत पुराना नहीं हो गया, ठीक है, आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इन द सेम वे मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, आपको उसके बारे में पता हो। जो जो जहां जहां हो रहा है, थोड़ा बहुत भी हो रहा है, आपको पता हो, ठीक है। ये चीजें कवर करनी है, ठीक। लेजिस्लेशंस कवर करने हैं, कानून जो नए नए आ रहे हैं, अमेंडमेंट हो गया, जो पहले से एग्जिस्टिंग कानून था उसमें हमने कुछ बदलाव किया। लेजिस्लेशन क्या है? कोई नया कानून बन के आया है, तो वो नया कानून यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, बिना प्रैक्टिस के आपका पेपर नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस इज द ओनली की, रिवीजन इज द की, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस नहीं करो, खाली पढ़ के रखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको ध्यान देना है इस बात पे, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मिनिमम 120, ये मिनिमम है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में 120 क्वेश्चन देखने हैं, देने हैं, लेकिन मैक्सिमम कम से कम कोशिश करो 240, दो सेट 120 का, मतलब एक कलेक्टिव सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाओ एक बार में बैठ के, ठीक है। मॉक्स की बात करूं तो मॉक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 वीक में 2 मॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मॉक्स, एटलीस्ट 2 मॉक्स। ज्यादा लगा रहे हो वेल एंड गुड, बट ज्यादा लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉक्स लगा के रखते जा रहे हैं। यू नीड टू एनालाइज द मॉक्स। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉक्स को एनालाइज करना। एक दिन लगाया, 2 दिन का गैप लो, उस पेपर को समझो, मैंने कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे सही किया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपने आज जो क्वेश्चन मार्क किया है, आप आज जो आपने उस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है, अगर वो गलत है और आपने एनालाइज नहीं किया, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप खुद समझ जाओगे इस एग्जाम्पल से। आज आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है और वही क्वेश्चन मान लीजिए सेम आपको मिल जाता है कल को पेपर में, यहाँ जो मार्क किया आपने वो गलत था, तो वहां पे भी गलत होगा, लेकिन आपको तो इसकी नॉलेज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने एनालाइज ही नहीं किया। आपने एनालाइज करके ये जानने का कोशिश ही नहीं किया कि मेरे सवाल कितने गलत थे और क्यों गलत थे। तो जब एनालाइज करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई 120 में से 50 गलत थे, तो 50 जो गलत थे उसको तो पढ़ के समझ लूं, क्या पता कोई रिपीट हो जाए तो कम से कम सही तो कर पाऊं। ये है एनालाइज करने की शक्ति, और ये इसीलिए एनालाइज करना जरूरी है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करो। क्लैट पीजी का कोई सिलेबस मत समझ के चलो कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टार्टिंग आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके समझने की जरूरत है कि पेपर की डिमांड क्या है, पेपर आपसे पूछता क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी पेपर आपसे पूछता है आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे एंड जो रेलेवेंट टॉपिक है आप वही पढ़ेंगे। आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और रिवाइज करते रहना है जितना भी पढ़ो। अगर हमने जो है आज पढ़ा, अगर जनवरी 2023 वाले जजमेंट्स अगर हमने पढ़े तो फिर
हम कल को जब करेंगे स्टार्ट फरवरी का, तो उससे पहले हम 1-2 घंटे देंगे जब हम जनवरी वाले रिवाइज करेंगे। यही करते हुए चलना है आपको, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल, क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं इसको कलेक्टिव बताती हूँ एक, ठीक है, आगे जो टाइम टेबल बताने वाली हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा चलो उस टाइम बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आइडल टाइम टेबल ये मौजूद है, आप इसके हिसाब से कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले अपना मंथली अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये टारगेट का मतलब क्या है, मंथली टारगेट होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, डेली होना चाहिए। डेली बना रहे हो लेकिन क्या पता एग्जाम डे तक वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। मंथली बनाना इसलिए ज़रूरी है कि पहले मंथ वाइज पहले बड़े बड़े ब्रैकेट पे चीज़ों को रख लो, ठीक, बड़े बड़े ब्रैकेट में, और फिर उसको फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब आते हैं एक एक करके, कैसे। मंथली टारगेट, मेरा कहने का मतलब है ये जो आप पेपर देख रहे हो इसको डिवाइड करो, ठीक है। व्हाट यू हैव, सबसे पहली बात, पेपर है आपका दिसंबर में, ठीक है। हम दिसंबर को स्किप कर रहे हैं, हम दिसंबर को स्किप कर रहे हैं, हम नवंबर को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। नाउ यू हैव द अक्टूबर, यू हैव सितंबर, यू हैव अगस्त, एंड यू हैव समवेयर अराउंड 15 दिन जुलाई में, ठीक है। 15 दिन नहीं है लेकिन फिर भी मान लो जुलाई में हमारे पास 15 दिन है, अपनी तसल्ली के लिए। 1 2 3 मंथ्स, देन दिस इज हाफ मंथ, ठीक है। ये नवंबर आई एम डेडिकेटिंग फॉर द कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन प्लस जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं हम लेफ्ट ओवर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कुछ भी छूट गया जो, तो नवंबर को सेफ रख रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, जुलाई का जितना समय बचा हुआ है, जस्ट कीप इन माइंड, जुलाई का जितना भी समय बचा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कंप्लीट कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कंप्लीट कर दो जुलाई के बचे हुए समय में, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, अगस्त में क्रिमिनल लॉ एक तरफ उठाओ, ठीक है, एक तरफ क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो एंड दूसरी तरफ, दो तरीके हैं, या तो दो मेजर उठा लो, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो और साथ में कोई और पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, ठीक है। हालांकि ये क्रिमिनल है, ये सिविल है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, बट क्रिमिनल में आपको मालूम है कि अपने आप में बहुत बड़ा है। हाँ चलो ये मेजर बहुत ज्यादा है तो आप इसमें दूसरा मत उठाओ, क्योंकि क्रिमिनल में आपको आईपीसी, सीआरपीसी एंड आपको एविडेंस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ के साथ आप क्या करो, छोटे छोटे दो माइनर उठा लो, एक आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स उठा लिया और एक आपने उठा लिया क्या, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ आप छोटा सा ले सकते हो प्रॉपर्टी, अगर आपको लग रहा है कुछ भी कवर करना है तो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव करो, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये दोनों हो गया साथ में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये दोनों हो गया साथ में, पहला एंड पहला, ठीक है। सेकेंड, क्रिमिनल लॉ कर रहे हो, क्रिमिनल लॉ के साथ यू आर डूइंग लॉ ऑफ टॉर्ट सेकेंड नंबर पे, और मेरी बात मानो तो एनवायरमेंट कर लो। प्रॉपर्टी जब हम कह रहे हैं एक ही बार आया तो अभी उसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत क्या है भाई, छोड़ भी सकते हैं ना। नाउ जूरिस्प्रूडेंस, अब अगस्त हो गया, अब हमारे पास बचा है सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। अब हमें इन चारों को दो में डिवाइड करो, पहले तो जूरिस और आप पढ़ोगे पीआईएल एक साथ, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ 4 नंबर, ये एक टाइम पढ़ोगे, एक टाइम कर रहे हो। बचे हुए समय में अब क्या करना है, अब आप ले लो फैमिली, ठीक है, फैमिली ले लो, और फैमिली के साथ यू कैन टेक द थोड़ा सा हल्का वाला ले सकते हैं, दैट इज टैक्स वाला, अगर टैक्स आपको पढ़ने का मन है तो, ठीक है। ये हो गया 3, एंड देन आपके पास ऑप्शन है, कंपनी आपको 4 नंबर पे पढ़ना ही है, लेबर आपको पढ़ना ही है। अगर टाइम बचता है नवंबर का टाइम, हम ले सकते हैं प्रॉपर्टी और लैंड लॉस, ठीक है, ये दोनों हम नवंबर में देख लेंगे। तो 5 पॉइंट आपके मेजरली बने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो था ये एक साथ हमने जुलाई में अभी खत्म कर दिया। अगस्त में हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स और इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। फिर हम इधर जूरिस और पीआईएल कर रहे हैं, उधर हम टैक्स और देन व्हाट वी आर डूइंग दिस इज फैमिली, देन हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीआर किया इधर, और इधर कंपनी और लेबर किया।
नवंबर में जो टाइम बचा वो हम कर लेंगे लैंड लॉज और प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है। ये है हमारा टारगेट मंथली। अब मंथली टारगेट के बाद हमें बनाना है वीकली टारगेट। वीक टारगेट कैसे रहेगा कि एक सिलेबस पूरा देखा, कितने टॉपिक्स हैं पहले नोट डाउन कर लिया, और फिर उसको कह दिया कि हाँ भाई एक वीक में इतना इसको खत्म करना है, ठीक है, वीक वाइज। ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं बता सकती अभी से, ये आप करोगे क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हो सकता है ये सब्जेक्ट के चूज करने में भी आपका कुछ चेंजेस रहे। तो आपको क्या करना है, सिलेबस खोलना है उस पर्टिकुलर पेपर का, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और आपको उन्हीं टॉपिक्स पे व्हाट यू हैव टू डू इज आपको वीकली टारगेट बनाना है। एक महीने में 4 हफ्ते हैं तो एक हफ्ते में मुझे इतना, एक हफ्ते में मुझे इतना, एक हफ्ते में इतना, ऐसे करके आपको करना है। अब उसको फर्दर डिवाइड करोगे डेली में। डेली में कैसे कि आज इतना टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपके निकल के आ रहे हैं 25 टॉपिक, ठीक है, मान लीजिए 25 टॉपिक है। अब है क्या आपके पास ऑप्शन कि अभी आपके पास 15 दिन है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके पास 2 हफ्ते हैं, ठीक, तो 2 हफ्ते में अगर मैं इसको 24 कह दूँ तो 2 हफ्ते में यानी एक हफ्ते में मुझे 12 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक हफ्ते में होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो पहले तो बड़े बड़े जो टॉपिक हैं उनको मैंने एक एक करके क्या कर दिया, 7 दिन में दे दिया। अब बचा मेरे पास 5 टॉपिक एक्स्ट्रा, ठीक है। एक टॉपिक तो मैं पढ़ ही रही हूँ डेली कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ में जो एक टॉपिक जो बड़ा है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है बाकियों के, वो 2 टॉपिक जो सबसे बड़े हैं उनको इंडिविजुअल छोड़ देंगे, लेकिन जो कंपैरेटिवली कम थे उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने 5 दिन साथ में और लगा दिया। ये होगा तरीका आपका फॉलो करने का, इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। ये टारगेट्स का हो गया। नाउ व्हेन वी कम अप टू द टाइमिंग्स, आपको 8 से 10 घंटे डेडिकेटेड स्टडीज करनी ही करनी है। इतना तो करना है क्योंकि अब टाइम कम है, तो इतना मैं इसलिए कह रही हूँ। आप कहोगे मैम लोगों का तो 6 घंटे 5 घंटे पढ़ के हो जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम था, वो अभी तक पढ़ रहे थे बहुत टाइम से। आप अगर अभी जागे हो या आप अभी सोच रहे हो तो फिर आपको 8 से 10 घंटे बैठना पड़ेगा। इनफैक्ट ऐसी स्थिति में लोग 12 घंटे प्लस भी बैठते हैं, बट कोई फायदा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाओगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। 8 से 10 घंटे आप डेडिकेटेड स्टडीज लाइन से करिए, एकदम लगातार भी नहीं बैठना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देर पे बैठना है, लेकिन उतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर कवर नहीं कर पाओगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर नहीं कर पाओगे। अब इस 8 से 10 घंटे को आपने स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, 3 स्लॉट्स में आप पूरा टाइम टेबल डिवाइड कर सकते हो। सुबह दोपहर शाम कर सकते हो, या फिर दोपहर इवनिंग और रात को कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे। आप जब फ्री हैं आप उस हिसाब से अपना स्लॉट बनाइए और 8 से 10 घंटे को डिवाइड करिए, ठीक है। अगर आप 3 टाइम बैठ रहे हैं तो आप 12 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 टाइम बैठ रहे हैं तो आप 9 घंटे भी बीच में कर सकते हैं, या कोई 3 घंटे बैठ गए, कभी 4 घंटे बैठ गए, इस तरीके का स्लॉट आप अपने बना लो। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है डेली रीडिंग में इंक्लूड करना, डेली ज़रूरी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। न्यूज़पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है ये हमें जानना ज़रूरी है। जब हमें ये पता रहेगा तभी हम अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक। एप्स बहुत ज़रूरी है, डेली आपको अपडेट करना है खुद को। कौन सी एप्स हैं? ये जजमेंट से रिलेटेड एप्स हैं, ये लेजिस्लेशन से रिलेटेड एप्स हैं, ठीक है। आपको इसको डेली खोल के रखना है। आप कुछ भी डाउनलोड करिए, लाइव लॉ करिए, बार एंड बेंच करिए, कुछ भी करिए, लेकिन डेली अपडेट रहिए और प्रीवियस ईयर का ज़रूर अपडेट रखिए, ठीक है। पिछले 1 साल का, 1.5 साल का आपके पास रिव्यू फीडबैक होना चाहिए। मॉक्स मैंने आपको बता दिया, आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार मॉक्स को प्रैक्टिस करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, इसका कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप खुद को जज नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं आज कितना स्कोर कर रहा हूँ, मुझे इम्प्रूव कितना करना है। भाई जब मान लीजिए 120 मार्क्स का आप पेपर दे रहे हो, आप अभी क्वेश्चंस कर रहे हो, और आप मान लीजिए विद इन टाइम कर रहे हैं, आप खाली 100 क्वेश्चन कर पाए, तो आपको पता होगा ना कि मुझे 20 को कैसे मैनेज करना है, ठीक। मेरे ये 100 कहने का मतलब ये नहीं कि 20 अटेम्प्ट करके आए हो, मतलब 20 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, देखने का टाइम ही नहीं मिला, तो टाइम मैनेजमेंट एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए 120 क्वेश्चन किए, 50 गलत हो गए, तो अब इन 50 गलत क्यों हुए हैं, क्या गड़बड़ी करी है, ये जानना भी तो जरूरी है ना, तभी तो इतना मिलेगा, तभी तो 70 नंबर मिलेंगे। और गलत हो गए 50 अगर, तो 70 तो नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग है, आप कहीं पर भी मार्क्स फालतू के लूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर ये जो स्लॉट है इसको प्रिपेयर करना है। अब कहोगे मैम कैसे करें? व्हाट यू कैन डू इज, 3 स्लॉट मैंने आपको बताए, 2 स्लॉट ज्यादा रखिए, ठीक है, और 1 स्लॉट थोड़े कम टाइम का रखिए। जो कम टाइम का रखोगे, जब आपको लगेगा मैं सबसे ज्यादा थकान महसूस करता हूँ, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, उस वक्त आप न्यूज़पेपर पढ़िए और ये एप्स देखिए, ठीक है, उस वक्त आप ये दोनों काम करिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज देन कि आपको क्या करना है, बाकी के जो 2 स्लॉट हैं तो उसमें एक जो आप मेजर ले रहे थे, एक स्लॉट में मेजर पढ़ोगे और एक स्लॉट में माइनर पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे करके चलोगे बैलेंस। क्योंकि मेजर में हम एक टाइम पर एक ही पढ़ रहे थे, मतलब बड़ा अच्छा खासा पोर्शन पढ़ रहे थे, एंड माइनर में हम 2 लेके चल ही रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी बिल के ऊपर है, आपको जो भी जैसा सूट करे, ठीक है। बट जितनी चीजें मेंशन है उसको स्किप नहीं कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन निकाल लेना मॉक के लिए, ठीक है। 2 दिन जो माइनर है, माइनर की जगह जो माइनर करते हो उस स्लॉट में मॉक कर लेना, ठीक है, उस स्लॉट में मॉक कर लेना। और जो मैंने आपसे थर्ड स्लॉट कहा जिसमें आप थोड़ा सा वीक पढ़ते हो, उस टाइम पे एनालाइज करते चलना, ठीक है। आधा पेपर एक दिन एनालाइज करना, आधा पेपर एक दिन करना, 2 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। और एक दिन जब दोगे तो उसके बाद आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप मंडे दे रहे हो तो ट्यूसडे वेंसडे मिल गया, थर्सडे दे दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे मिल गया, 3 दिन मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो डिवाइड अपने टाइम को अपने हिसाब से, कैसे फिट बैठ रही है चीजें, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना है, करना हर तरफ से। तराजू देखा है ना, तराजू में क्या है, बैलेंस बना के चलते हैं, बैलेंस है ना, ये ज्यादा नहीं कर सकते कम नहीं। सब्जी लेने गए तो सब्जी वाला सब्जी रख रहा है तो बगल में बट्टा रखता है उतने ही किलो का, बैलेंस चाहिए ना, वही है। ये नहीं मेजर करके मेजर ही करके चले गए हैं, माइनर को छोड़ ही दिया है, वहां पे दिमाग भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मेजर तो पहले से भी आता था और पढ़ के उसमें विद्वान हो गए, लेकिन क्या करें, मेजर से कम पूछा गया, माइनर से ज्यादा पूछ लिया। तो हमें बैलेंस बनाना है। पता लगा माइनर ही पढ़ते रह गए तो मेजर में ब्लंडर करके आ गए, रिवाइज ही नहीं किया। पढ़ना सब है, ये जान लो, पढ़ के सब जाना है। क्लैट पीजी अगर क्रैक करना है तो पढ़ के सब जाना है, छू के सारे सब्जेक्ट जाने हैं। छू के ये नहीं मैम आपने तो कहा था बेरैक छू लेते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ के जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको एक बार लुक ओवर करके एक बार जाना है, ठीक है। जब आप एक बार देख लोगे समझ लोगे, देन उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज ज़्यादा कम करके पढ़ सकते हो, बट एकदम निल होके नहीं जाना है। एटलीस्ट जो सब्जेक्ट्स हमें पता है वो तो हम पढ़ के जाए ना, जो नहीं पता है उसमें तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर पूछ लिया तो वैसे ही वो सरप्राइजिंग पैकेज होने वाला है हमारे लिए, बट जितना पता है उतना तो हम डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे ही, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ गई। सो दिस वॉज ऑल द डिटेल टाइम टेबल जो आप बना सकते हो एंड विच इज़ वेरी मच नेसेसरी इफ़ यू आर टारगेटिंग क्लैट पीजी 2024। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ एक ऐसा टाइम टेबल बना लो और उसके हिसाब से काम करो, तभी आप अपना ड्रीम क्रैक कर पाओगे, तभी आप एनएलयू पहुंच के आप एलएलएम क्रैक कर सकते हो, समझ रहे हो। एंड आपको मालूम है कि आज की डेट में जो हायर एजुकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जितना ज़्यादा आप खुद देखोगे, अगर यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, देयर इज़ अ बॉय नेम राहुल, ठीक है, देयर इज़ अ बॉय नेम राहुल, ठीक है, एंड देयर इज़ अनदर बॉय नेम रोहित, ठीक है। सो अगर ये 2 लोग हैं, ठीक है, इसने सिर्फ एलएलबी करा है और ये गया है प्लेसमेंट लेके किसी कॉर्पोरेट कंपनी में बैठा हुआ है, ठीक, और ये एलएलएम कर लिया है और वो भी एनएलयू से बढ़िया से बिजनेस लॉज में किया है, तो ये भी कॉर्पोरेट में गया। अब दोनों की सैलरी में अंतर होगा, ठीक है, दोनों की सैलरी हाइक में अंतर देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस का अंतर आएगा। ये आया है तो इसको देर में वहां पे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जब यहाँ पर डायरेक्ट आ गया तो अब इसको हाइक और मिलती चली जाएगी, समझ रहे हो, इसका काम ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज इज एल्बर्ट आइंस्टीन की भाषा में, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। कल जो किया आपने, कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी क्लैट पीजी दे रहे होंगे, नहीं हुआ होगा, निराश होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो नई बार पहली बार बैठ रहे होंगे, ठीक है। कुछ होंगे जिनको अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था, लग रहा है लो दे देते, अगले साल सीरियस होके देंगे। आपको अपने कल से याद करना है, आपको अपने कल से सीखना है, ठीक है। कल अगर आपने कोई चीज़ लूज करी है तो आपको उसको कंपेंसेट करना है, खुद की लाइफ को आपको वो चीज़ कंपेंसेट करनी ज़रूरी है। हम सिर्फ निराश होकर नहीं बैठ सकते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल जो हमारे ज़िंदगी में कमी आई है हम उसको फुलफिल करें,
ठीक है, लिव फॉर टुडे, आज के लिए रहना जरूरी है, आज जियो, आज करो। क्यों? क्योंकि आज जब सपने लेके चलेंगे तभी कल को अपने को खुश रख पाएंगे, अपनी जिंदगी आसान कर पाएंगे। एंड होप फॉर टुमारो, आज जो जी रहे हो उसको कोशिश करो कि वो फीडबैक, वो आपका रिजल्ट बने, कॉन्सिक्वेंस बने। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? क्रिएट करके। तो वही जो हम कल के लिए होप कर रहे हैं, आप उसको क्रिएट करो ना। किसी और से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, तो इसी के साथ बाकी डिटेल्स को देखते हुए यहाँ पर हमारा जो है, अगर आप अच्छे से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्लैट पीजी 2024 को क्रैक करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑन गोइंग अचीवर्स बैच फॉर LLM एंड क्लैट पीजी एग्जाम्स, अदर LLM एग्जाम्स ऑल्सो। एंड यहाँ पर आप मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ 6:30 बजे। ठीक है, आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो टू अवेल द डिस्काउंट। ठीक है, प्लस 3 तरह के प्लान है हमारे पास, 18 मंथ्स, 12 मंथ, 6 मंथ। आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को चूज करके ले सकते हो। आपको जितना भी क्लैट का कौन सा क्लैट देना है या अदर LLM एग्जाम्स देने हैं जो अपकमिंग है, तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, 18 मंथ का आप कर लोगे तो इस दौरान, इस 18 महीने में जितने भी LLM एग्जाम होंगे, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम यहाँ पर जो आता है उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट इज कि आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है एंड इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अगर आप पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बीइंग द मेजर पार्ट ऑफ द क्लैट पीजी 2024, तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ कोर्स क्लैट पीजी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। अदर LLM एग्जाम्स में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैं यहाँ पर कवर करूंगी, क्योंकि सिलेबस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेम एवरीवेयर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस यू विल बी गेटिंग इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मैं मेरी क्लास में बहुत ही सर्टेन रहती हूँ, अभी पढ़ाया है अभी डाउट पूछ के इसको क्लियर करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्दर आगे आप पूछोगे तो मैं मना कर रही हूँ। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस पर मेरा जोर काफी रहता है। आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 15,999 का। अगर आप मेरा कोड MSING10 यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा 15,999 के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारा जुलाई मॉक टेस्ट का कैलेंडर। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेंशन है क्लैट पीजी प्लस। तो प्लस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप हमारे प्लस बैच में आते हैं, अचीवर्स बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। 2 जुलाई को हमारा स्कॉलरशिप फ्री वाला हो चुका है। ये 22, 23 और 30 जुलाई के लिए है, जो 2 बजे दोपहर में होगा। आप अगर मॉक देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन मॉक्स को देके अपने तैयारी को समझने की। खुद आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसको समझने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन मॉक्स को देना। तो फटाफट से एनरोल कर लो और भाई मॉक्स दो, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है, साथ में अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस आती हैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को, हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को। आप ये QR कोड स्कैन करोगे तो आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, साथ ही आपको अपकमिंग सेशंस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा टेलीग्राम का QR कोड। अगर अभी तक आपने इसको स्कैन नहीं किया है तो स्कैन करके ज्वाइन कर लो। आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग सारे भी हमारे जो कोर्सेज हैं, और कुछ भी अपडेट्स आती हैं वो आपको इससे मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी, अगर इफ दे आर अपियरिंग फॉर द क्लैट पीजी 24 उनके साथ शेयर जरूर करना, और आप जरूर लाइक करिएगा, उनको भी बोलिएगा लाइक करें। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।